दिस इज़ राजेश सर, फिर से मैं आ गया हूँ आपके लिए लेक्चर लेकर, और दिस टाइम वी आर गोइंग टू लर्न इकोनॉमिक्स। अभी दोस्तों इस बार हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर में एक नया टॉपिक सीख रहे हैं जिसका नाम है डिमांड। अभी इस बार डिमांड में हम डिमांड क्या होती है वो सीखने वाले हैं, और साथ में लॉ क्या होता है वो सीखने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी जगह से मतलब देखा होगा, सीखोगे कैसे भी, बुक में पढ़ोगे व्हाटएवर, लेकिन इस बार हम जो डिस्कशन करेंगे वो काफ़ी टू द पॉइंट रहेगा। मतलब कि वो डिस्कशन में मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, हम टू द पॉइंट डिमांड पे जाएंगे, डिमांड की डिस्कशन करेंगे, और ऐसा डिस्कशन करेंगे जो आपको परमानेंट याद रहे, राइट। तो दोस्तों भी देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है। मतलब एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड में जाने के पहले हम लोग डिमांड पे चलते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय डिमांड? दोस्तों हम लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि डिमांड होता क्या है। डिमांड जैसे लाइक किसी चीज़ को हम लोग मांगते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर में डिमांड यानी चीज़ों को मांगना नहीं होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर में डिमांड को इकोनॉमिकली कैलकुलेट किया जाता है। इकोनॉमिकली कैलकुलेट करने का मतलब क्या है एक्चुअली? ओके, इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि इकोनॉमिक्स बोलता है कि डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पे की जाती है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की जाती है, और एक पर्टिकुलर प्राइस के साथ की जाती है, तो वो डिमांड बन जाती है। लेकिन इकोनॉमिक्स को इसी चीज़ को सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड का डेफिनेशन एक अच्छी तरह से क्लियर आउट किया हुआ है कि एग्जैक्टली हम डिमांड किसको बोलेंगे, राइट। अब उसको समझाने के पहले मैं आपको एक कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि एक पर्सन बोल रहा है कि मुझे एक मर्सिडीज़ कार लेनी है, लेकिन वो पर्सन की इनकम हार्डली 10,000 रुपये महीने की है। तो क्या दोस्तों ये इसको डिमांड बोलेंगे? नो। चलिए सो कि अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ और मुझे रशिया में जाके कार बेचनी है, तो मुझे पता चला है कि रशिया की 50% पॉपुलेशन हाई क्लास पॉपुलेशन है। 50% पॉपुलेशन में हम लोग ऐड कर देते हैं कि 10 करोड़ लोग होंगे। ओके, अब 10 करोड़ लोग अगर रीच है, अब ये 10 करोड़ लोग रीच है, तो डेफिनेटली ये मेरी कार खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब हो रहा है कि ये 10 करोड़ की एक्सपेक्टेड डिमांड बनती है। अब दोस्तों इसको डिमांड मैंने क्यों बोल दिया कि 10 करोड़ लोग मेरी कार ले सकते हैं, तो मैं इसको इकोनॉमी में डिमांड काउंट करता हूँ। अगर मान लेते हैं रशिया की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, तो क्या 20 करोड़ मेरी डिमांड होगी? नो। अब 20 करोड़ में 10 करोड़ रीच लोग हैं, और जो 10 करोड़ है वो पुअर लोग हैं। तो डेफिनेटली हमारी जो ब्रांडेड कार है, हमारी जो हेवी और रिच क्लास कार है, ये पुअर लोग तो खरीदेंगे नहीं। तो ये कार हमारी कौन लेंगे? रिच लोग लेंगे। तो उस हिसाब से 10 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेड डिमांड हमारे कार को लेके बन सकती है। तो दोस्तों अब ये कैलकुलेट कर ऐसे हुआ, तो अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दिया है डिज़ायर। मतलब किसी भी चीज़ का अगर डिमांड को डिमांड बोलना है तो पहले डिज़ायर देखिए, फिर विलिंगनेस देखिए, और फिर एबिलिटी देखिए। जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर 3 आइटम से डिमांड डिफाइन हो रही है। एक है डिज़ायर, एक है विलिंगनेस, और एक है एबिलिटी, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिज़ायर का मतलब क्या है? डिज़ायर मीन्स व्हाट? डिज़ायर सबकी होती है, सबको कार लेनी है, सबको कपड़े खरीदने हैं, सबको खाना खरीदना है। तो डिज़ायर इसी को हम बोलते हैं जो हमारे दिमाग में वांट क्रिएट होती है, जो हमारे दिल में वांट आती है, या हमको लगता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, दैट इज़ वी से डिज़ायर। तो दोस्तों सबसे पहले डिमांड के अंदर पहला एलिमेंट डिज़ायर होना इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद दूसरा डिज़ायर होने के बाद विलिंगनेस। अब डिज़ायर तो सबकी है, सबको कार चाहिए, सबको बंगला चाहिए, यू नो। तो अब विलिंगनेस के ऊपर आते हैं। अब विलिंगनेस यानी क्या होता है? एग्जाम्पल, मेरे सामने 3 कार रखी हुई है, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो दोस्तों अब ये देखो, कार की डिज़ायर तो मेरी थी, अब रेड, येलो एंड ग्रीन, और वो भी हाई कॉस्ट वाली कार है। तो क्या मैं इसको लेना चाहता हूँ? क्या ये मेरी विलिंगनेस है? क्या ये तीनों कलर मेरे विलिंगनेस में आते हैं? तो क्या मैं इनको एक्वायर कर लूँ? क्या मैं इनको खरीद लूँ? तो दोस्तों डिज़ायर क्रिएट होने के बाद इट इज़ नेवर नेसेसरी दैट इट विल बी योर विलिंगनेस। ओके, तो एवरी टाइम जस्ट यू मस्ट रिमेंबर दैट विलिंगनेस होना इंपॉर्टेंट होती है डिज़ायर के बाद, क्योंकि डिज़ायर एंड विलिंगनेस में दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कार होना ये मेरी डिज़ायर है, और कार को खरीदना मुझे लेना है, मैं लेना चाहता हूँ, ये कार मैं लूँगा, ये कार मेरी है, ये मेरी विलिंगनेस है, राइट। तो दोस्तों डिज़ायर, देन आफ्टर विलिंगनेस, उसके बाद आता है एबिलिटी। अब मैं रशिया में 10 करोड़ लोगों को कार बेच रहा हूँ, करेक्ट। आप स्क्रीन पे देखते रहिए दोस्तों, आप 10 करोड़ लोग देख रहा हूँ मैं कि रशिया में मैंने स्टैटिस्टिक निकाला कि 10 करोड़ लोग मेरी कार ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एबिलिटी है। यानी मैंने रशिया की 20 करोड़ की पॉपुलेशन को डिमांड नहीं बोला, मैंने रशिया की 10 करोड़ पॉपुलेशन को डिमांड बोला, जो कि 50% एक्सपेक्टेड मेरी कार को खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एबिलिटी है। दोस्तों एबिलिटी का होना मीन्स व्हाट?
एबिलिटी का मतलब वो चीज़ खरीदने की आपकी कैपेसिटी होना, आपकी बाइंग कैपेसिटी होना, आपकी एबिलिटी होना। कोई एक गरीब अगर 10 लाख की कार को खरीदने की बात करता है तो देखो कार उसको चाहिए, डिज़ायर है, विलिंगनेस यानी उसको लेना है, विलिंगनेस भी है, लेकिन दोस्तों उसके पास एबिलिटी नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल पोटेंशियल नहीं है, वो कार को नहीं ले सकता। गॉट इट? तो इस हिसाब से अगर हम डिमांड की बात करें तो फार्मूले में डिज़ायर प्लस विलिंगनेस प्लस एंड एबिलिटी, 3 चीज़ का होना। तो 3 चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार डिज़ायर, एक बार विलिंगनेस और एक एबिलिटी। जब इन तीनों चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं तो वो टोटली बन जाती है डिमांड। ओके, गॉट इट? तो दिस इज़ व्हाट वी से डिमांड इन इकोनॉमिक्स। अगर हम सोशली डिमांड की बात करें तो सोशली डिमांड क्या हुआ? पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा मुझे कार चाहिए, पापा मुझे घर ले दो, ये हुआ सोशल डिमांड, जहाँ पे हम एबिलिटी, विलिंगनेस और डिज़ायर की बात ही नहीं करते। वहाँ सिर्फ हम अपने एक्सपेक्टेशंस को कैलकुलेट करते हैं। पर जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स में डिमांड, चीज़ों की डिमांड तभी बोली जाएगी जब वहाँ पे एबिलिटी हो, विलिंगनेस हो और डिज़ायर हो। तो दोस्तों ये है हमारा टॉपिक, ये था हमारा व्हाट इज़ मीन बाय डिमांड। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़कर मूव ऑन करते हैं हमारे लॉ के ऊपर। दोस्तों ये लॉ क्या है, राइट? अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये लॉ आपको दिख रहा होगा जिसका मैंने नाम लिखा लॉ ऑफ डिमांड। ये हमारे अरफर्ड मार्शल साहब ने डिज़ाइन किया हुआ लॉ है। इसको आप देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ। तो अरफर्ड मार्शल साहब ने लॉ ऑफ डिमांड क्यों बोला? पहली बात तो वापस वंस अगेन मेरे लास्ट वीडियो में भी आपको सिखाया था कि व्हाट इज़ मीन बाय लॉ। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या? इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे लॉ आपको मिलेंगे। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि इकोनॉमिक्स के सारे लॉ हाइपोथेटिकल होते हैं, इकोनॉमिक्स के सारे लॉ एजम्पशन बेस्ड होते हैं, इकोनॉमिक्स के सारे लॉ इमेजिनरी होते हैं, सिचुएशनल बेस्ड होते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के लॉ रिजिड नहीं होते, स्टैटिक नहीं होते, एवरीवेयर एप्लीकेबल नहीं होते, वो सिचुएशनली होते हैं, जिससे ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड बना हुआ है। चलो दोस्तों फिर से एक बार, लॉ मीन्स व्हाट? लॉ यानी रूल। आता कहाँ से? जैसे अगर कोई चीज़ रेगुलर प्रैक्टिस में सामने आती है, बार बार वही हैपनिंग्स हो रही है, जस्ट लाइक लॉ ऑफ डिमांड का हैपनिंग क्या है? प्राइस का फॉल होने से मार्केट में चीज़ों की डिमांड यानी उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है। इज़ इट राइट? यस, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, सब ने ऑब्ज़र्व किया है। क्या प्राइस फॉल होती है तो चीज़ों की डिमांड क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। और प्राइस अप होती है तो चीज़ों की डिमांड क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। अब ये जो प्रैक्टिस हो रही है मार्केट के अंदर या सोसाइटी में चीज़ों की डिमांड को लेकर, इसी प्रैक्टिस को हमारी मार्शल साहब ने लॉ में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि रूल में कन्वर्ट कर दिया, और उस रूल को एक इकोनॉमिक रूल बना दिया गया है और उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग सीखेंगे पहले डेफिनेशन जो हमारे मार्शल साहब ने बताई है। अब डेफिनेशन आपके आंखों के सामने है, स्क्रीन पर आप देखिए। डेफिनेशन में पढ़ के समझाता हूँ फास्ट, फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि लॉ ऑफ डिमांड आपको समझ जाए, राइट? लेकिन इसके अंदर जाने के पहले मैं फिर से एक बार आपको बता दूँ, डिमांड का जो लॉ है प्राइस और क्वांटिटी, इन दोनों की चीज़ को लेकर है। और इन प्राइस और क्वांटिटी को ऑपरेट करने वाला एक एलिमेंट है जिसका नाम है कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है प्राइस को लेकर, इसके ऊपर ओवरऑल डिमांड का लॉ बना हुआ है। और ये जो थ्योरी हम सीख रहे हैं ये माइक्रो थ्योरी है, माइक्रो थ्योरी है। इस माइक्रो थ्योरी में कंज्यूमर बिहेवियर हम सीख रहे हैं और कंज्यूमर के रिएक्शन से ये लॉ बन रहा है, राइट? तो चलो दोस्तों अभी हम जाते हैं डेफिनेशन में, और डेफिनेशन में क्या लिखा है समझते हैं। इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल है। अच्छा, ये मैं पहले क्लियर करा दूँ, इनको इकोनॉमिक्स बोलते हैं और ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशंस बनाई है। उनके अपने अपने तर्क, उनकी अपनी अपनी टेक्निक। मार्शल साहब की टेक्निक क्या है, मार्शल साहब की लैंग्वेज क्या है, ज़रा वो देखिए। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। दोस्तों मैं ये वाले सेंटेंस को वापस से आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। स्क्रीन पर लिखा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। हर लॉ में याद रखना, पूरी इकोनॉमिक्स की जो किताब पलटोगे आप, 500 600 पन्ने, 800 पन्ने, 1000 पन्ने पलट लो आप, ये सेंटेंस आपको हर लॉ में मिलेगा। रीज़न क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अगर चेंज होने लग गया ना
अदर थिंग्स में क्या आता है, इनकम आता है, पॉपुलेशन आती है, टेस्ट आती है, प्रेफरेंस आता है, हैबिट्स आती है, प्राइसेस ऑफ गुड्स आती है, क्वालिटी ऑफ गुड्स आती है, टेस्ट ऑफ गुड्स आता है, साइज़ ऑफ गुड्स आता है, गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है। दोस्तों सारे एलिमेंट आते हैं जो इकोनॉमी जिससे हमारा ऑपरेट होता है, चलता है। तो इन्होंने अदर थिंग बीइंग इक्वल बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ कांस्टेंट? नो, सिर्फ 2 चीज़ ऑपरेशनल रहेगी और बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट रहेगी, तो ये लॉ सक्सेसफुल होगा। यानी अगर हम इकोनॉमी में इन 2 बातों की तरफ फोकस करेंगे या 2 बातों को स्टडी करेंगे या 2 बातों को देखेंगे तो हमारा लॉ सक्सेसफुल होते हुए नज़र आएगा। अदरवाइज आपका ये लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि 2 चीज़ें ऑपरेशनल मतलब कौन सी 2 चीज़ें? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। लुक एट द वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ये 2 चीज़ इस लॉ में ऑपरेशनल होती है, मतलब एग्जीक्यूट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और बाकी चीज़ें लॉ में कांस्टेंट मानी जाती है। वो अगर बाकी चीज़ें बदल गई तो लॉ का फेल्यूर हो जाता है। ये कैसे होगा, ये मैं आपको थोड़ी देर में बाद में एजम्पशन और एक्सेप्शंस में पढ़ा दूंगा। ओके, अब दोस्तों डेफिनेशन में ये सेंटेंस के बाद क्या लिखा है, मिस्टर मार्शल का बोलना था, अदर थिंग बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। अब सेंटेंस सिंपल है, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब प्राइस इज हाई एंड स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस हाई होती है तो क्वांटिटी कम डिमांड की जाती है। मार्शल सर बोल रहे हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपने भी ये चीज़ सीखी है, देखी है कि हायर द प्राइस स्मॉलर द क्वांटिटी इज डिमांडेड। ओके, उसके बाद है स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। आई एम सॉरी, मैंने सेंटेंस थोड़ा सा मिसमैच कर दिया है, वो पहली लाइन का सेंटेंस मैंने पढ़ लिया। तो यहाँ लिखा था लोअर द, यहाँ से पढ़ना था मुझे, लोअर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी इज डिमांडेड। ये सेकेंड लाइन थी, मैं मिसमैच कर दिया था लाइन को। लोअर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। दोस्तों फिर से एक बार ऑब्जर्व करिए वर्ड को, लोअर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। दैट मीन्स लॉ एकदम क्लियर है कि प्राइस जब कम रहेगा डिमांड ज़्यादा रहेगा, प्राइस ज़्यादा रहेगा डिमांड कम रहेगा। तो बस ये लॉ है। बोलेंगे सर ये लॉ सीख के मिलता क्या है, किसने सीखना है, क्यों सीखना है? ओके दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि आप एक दुकानदार हो और आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही है, तो फिर क्या करेंगे आप? आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के बहुत सारे फार्मूले, मार्केटिंग कर लो, प्रोडक्ट को चेंज कर लो, लोगों के घर घर जाके बेच लो, ये सारे फार्मूलिटीज़ ओके अपनी जगह पे है। लेकिन दोस्तों आप इन्हें एक डिस्काउंट स्कीम लगा दो, ऐसा लिख दो कि 100 रुपये की चीज़ 25 में मिलेगी, भीड़ लगना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या था, आपने अपनी बिजनेस में इस लॉ को अप्लाई किया है। यही मार्शल साहब ने पहले से बोल दिया कि ऐसा होता है, मार्केट की ये प्रैक्टिस है, लोगों की ये आदत है कि रेट कम होगी तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। तो दोस्तों डिमांड को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ाने के लिए आपको ये लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब मान के चलते कि आपके पास प्रोडक्ट है, उसकी हाई डिमांड चल रही है, तो आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि प्राइस को बढ़ा दो क्योंकि प्रॉफिट बुक हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी का इस्तेमाल करते हो, राइट। अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि डिमांड को अभी घटाना है, गवर्नमेंट को लगता है कि कोई प्रोडक्ट अगर ज़्यादा मांगा जा रहा है, ज़्यादा कंजम्पशन किया जा रहा है, जस्ट लाइक पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ों की डिमांड डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको कंट्रोल करना है। इसकी डिमांड एकदम से ज़्यादा बढ़ना बहुत ज़्यादा डेंजरियस हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के लिए और गवर्नमेंट की रेवेन्यू के लिए, क्योंकि इतना प्रोडक्शन कैसे करेंगे और सबको सप्लाई कैसे करेंगे। तो अब डिमांड को अगर कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, प्राइस को ऑफ कर देगा, राइट। तो ये है थ्योरी का इम्प्लीकेशन। थ्योरी ऐसी अप्लाई होगी और थ्योरी को इस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड का डिस्कशन। अब हम आते हैं, हर लॉ में याद रखिए, जब भी आप एज अ स्टूडेंट इसको लिखेंगे तो आपको करना क्या है, पहले आपको शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल या शेड्यूल, दोस्तों जो भी आपको बोलना है। अब देखते हैं यहाँ पे शेड्यूल में आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जूम इन कर रहा हूँ। तो शेड्यूल में एकदम सिंपल उसने एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि लॉ क्या है। प्राइस दिख रही है तो प्राइसेस देखो 5 4 3 2 1, रेट डाउन हो रहा है, मतलब फर्स्ट प्राइस इज़ 5, सेकेंड इज़ 4, थर्ड इज़ 3 एंड द नेक्स्ट वन इज़ 2 एंड देन 1। प्राइस स्टेप बाय स्टेप फॉल हो रही है। ये बताया जा रहा है सैम्पल के तौर पे कि प्राइस अगर फॉल होती है तो हाउ डिमांड रिएक्ट्स। तो डिमांड रिएक्ट्स लाइक, पहले हायर प्राइस थी, डिमांड 10 थी, अब 4 रुपये प्राइस हो गई, यानी कि प्राइस फॉल हो गई तो डिमांड 20 हो गई, फिर प्राइस 3, फिर 30, फिर प्राइस 2, डिमांड 40, फिर प्राइस 1, डिमांड 50।
एंड दोस्तों देख सकते हैं कि 5 रुपये पे आपकी डिमांड 10 थी और 1 रुपये पे आपकी डिमांड 50 है। इसका मतलब आप अल्टीमेट इफेक्ट देख सकते हो कि प्राइस फॉल डिमांड इंक्रीज और प्राइस इंक्रीज तो डिमांड फॉल। तो ये शेड्यूल के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम में क्या करना है, शेड्यूल बना के उसको 4 लाइन में ऐसे ही एक्सप्लेन करना है कि एट ₹5 द डिमांड इज़ 10, एट ₹4 डिमांड इज़ 20, लाइक दिस। तो दोस्तों इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपके आंसर की लेंथ भी बढ़ जाती है। ओके, तो शेड्यूल लिखना मत भूलिए। डेफिनेशन के बाद डेफिनेशन को एक्सप्लेन करिए, उसके बाद शेड्यूल भी लिखिए। अब आते हैं इसके डायग्राम की ओर। दोस्तों शेड्यूल के बाद डायग्राम का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम डायग्राम सीखते हैं। मतलब डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिख रही है, डिमांड का जो कर्व, ये जो आप देख रहे हो लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस जो वर्टिकल है, यू नो, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। दोस्तों सॉरी बट पेन नहीं चल पा रहा है। तो ये जो आपका कर्व दिख रहा है, तो ये कर्व के हम लोग देखते हैं, ये डिमांड कर्व है, इसको डिमांड कर्व बोलते हैं, जो हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होता है। मतलब कि आप देख सकते हो ऐसे वो मतलब ऐसे मूव कर रहा है, राइट है, लेफ़्ट मतलब फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऐसे मूव ऑन कर रहा है। तो ये जो कर्व है ऐसे क्यों जा रहा है, ऐसे कर्व क्यों ड्राफ्ट होता है? अच्छा ठीक है, आपको डायग्राम में तो ये पता होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट सर। मैं आपको इतना तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग समझ रहा हूँ कि आपको एक्सिस पता होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बेसिकली दोस्तों वाई एक्सिस पे हम प्राइस को दिखाते हैं और एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाते हैं। मैं बार बार एक क्वांटिटी वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमांड सीख रहे हैं, दैट्स वाई। अब दोस्तों प्राइसेस को लेते हैं। प्राइसेस अगर देखिए ऊपर अगर हाई है तो डिमांड कम रहेगी। दैट मीन टू से कि प्राइस का पहला पॉइंट अगर हाई है तो आप देख सकते हैं, चलो पेन अभी चल रहा है, तो प्राइस अगर मान के चलते कि हाई है, मतलब ये वाले स्टेज पे है, तो डिमांड इतनी रहेगी। लेकिन प्राइस अगर और थोड़ी कम हो जाए, मतलब प्राइस नीचे आ जाए यहाँ से, तो डिमांड तुम्हारी बढ़ जाएगी। फिर तुम्हारी प्राइस थोड़ी और नीचे आ जाए तो तुम्हारी डिमांड और बढ़ जाएगी। दोस्तों ये जो पॉइंट आ रहा है तो ये क्या है, ये बता क्या रहा है, ये स्लोप जा रहा है नीचे की ओर, लेकिन डिमांड बढ़ रही है। देखो पहले डिमांड यहाँ पे थी, मान लेते कि डिमांड यहाँ पर जो भी है 100 है, ठीक है, फिर यहाँ पर 200 आपकी डिमांड है, फिर यहाँ पे जो भी आपकी डिमांड आ रही है, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा डिमांड आपकी इंक्रीज़ होते जाएगी, तो आपका डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड की ओर जाता है, मतलब उसको हम स्लोप डाउनवर्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन भी आता है वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, इसके बारे में हम बाद में भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो मैं आपको उसके अंदर मल्टीपल रीजंस बताऊंगा कि डिमांड कर्व क्यों स्लोप डाउनवर्ड होता है। नॉट ओनली द वन रीजन दैट द प्राइस फॉल्स एंड डिमांड इंक्रीजेस, दैट इज नॉट द ओनली रीजन्स, देयर आर द मेनी रीजन ड्यू टू विच प्राइस फॉल्स एंड डिमांड इंक्रीजेस। ओके, अब आपने तो ये कर्व देखा, ये कर्व आपको ड्रॉ करना है, इसको डिमांड कर्व बोलते हैं, और बिना इसके आपने पेपर सॉल्व नहीं करना है, पहली बात तो आप मेरे से श्योर कर लो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमांड के डायग्राम के बाद आते हैं हम लोग दोस्तों इनके अजम्पशंस के ऊपर में। ठीक है, अब हर लॉ में सबसे पहले इंट्रो देना है, फिर उसकी डेफिनेशन देना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, फिर शेड्यूल बनाना है, फिर उसके बाद डायग्राम बनाना है, डायग्राम भी एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं अजम्पशंस पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने दोस्तों बोला था आपको कि हर लॉ में अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये वर्ड इसका इस्तेमाल किया जाता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल। व्हाट इज़ मीन बाय अदर थिंग बीइंग इक्वल, राइट सर? मतलब सारी बातें कांस्टेंट मानकर, सारी बातें कांस्टेंट मानकर। ओके, अब एक कांस्टेंसी होती क्या है दोस्तों, चलो उसको समझ लेते थोड़ा सा। ठीक है, अब आप देखेंगे सारी बातें कांस्टेंट मानकर मतलब क्या, assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ओके दोस्तों, अभी देखिए हमारे सामने पहला पॉइंट है इनकम। अब ये इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, लॉ फेल हो जाता है। मैं शॉर्टकट समझा दूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा यूज़ ना, मतलब ज़्यादा वेस्ट ना हो। ओके, इनकम पे आते हैं सर। दोस्तों अगर इनकम चेंज हो जाए तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा? जी हाँ। अब देखो, अभी लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइसेस हाई होती है तो डिमांड फॉल होती है। अब मान लेते पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो एग्जाम्पल, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, आपको पता है डिमांड बढ़ रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डिमांड फिर भी बढ़ रही है। दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है? दो रीज़न है इसके पीछे के, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरा लोगों की इनकम लेवल बढ़ रही है। ओके, जिस वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड सीधा फेल हो जा रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती है, ऐसे मार्शल सर बोलते हैं, ऐसे हमारी रेगुलर प्रैक्टिस बोलती है। बट रीज़न कि इनकम चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन चेंज हो रही है, तो लॉ सीधा फेल हो रहा है। तो लॉ ने एजम्पशन क्या लिया, इनकम शुड बी कांस्टेंट। जो जितने भी एलिमेंट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे कांस्टेंट होने चाहिए। अगर ये बदल गए तो समझ जाइए आपका लॉ फेल हो गया, राइट। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, अदर प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटी। ओके, अब दोस्तों देखो, अगर मैं चाय की डिमांड की बात कर लूँ या कॉफ़ी की डिमांड की बात कर ले, कॉफ़ी की बात कर लेते हैं।
कि अगर कॉफ़ी की रेट अगर हाई है तो ऑफकोर्स कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, कॉफ़ी की रेट अगर लो है तो ऑफकोर्स कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब ऐसे इमेजिन करते हैं कि चाय वहाँ पे फ्री में मिल रही है, तो अब तुम कॉफ़ी के रेट गिरा रहे हो। 10-20 रुपये की कॉफ़ी थी, आपने 5 रुपये कर दी, ओके मान लेते हैं 20 का रेट था 5 कर दी, उधर चाय फ्री में मिल रही है, क्या होगा? कस्टमर इधर आएगा कॉफ़ी की तरफ या चाय की तरफ जाएगा? ऑफकोर्स चाय की तरफ जाएगा क्योंकि फ्री है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस ने ये लॉ यहाँ पे कॉफ़ी ऑयल पे जो हम लोग लॉ अप्लाई कर रहे थे कॉफ़ी की डिमांड पे, फेल कर दिया क्योंकि उधर फ्री हो गया। प्राइस ऑफ अदर गुड्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ दिस गुड, राइट है। द डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी गेट अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। दिस इज़ व्हाट कि वाई कमोडिटी के प्राइसेस भी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। मान के चलते कि आप XYZ मिठाई खाते हो, उधर PQR मिठाई के रेट फॉल हो गए तो आपने अपना कंजम्पशन डाइवर्ट कर दिया, इधर रेट गिरने के बाद भी आप उधर चले गए, तो आपका लॉ यहाँ पे फेल हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे। ओके चलो ज़्यादा नहीं खींचते इस बात को, आगे बढ़ते हैं। कस्टम एंड टेस्ट एंड हैबिट्स, ये भी अजम्पशन है सर। कस्टम्स क्या होता है? कुछ बच्चे पूछेंगे मुझे सर एग्जैक्टली व्हाट मीन बाय द कस्टम्स। कस्टम्स यानी कि ट्रेडिशंस, परंपराएं जो आपके सोसाइटी में चलती हुई आ रही है। जैसे कि अभी नारियल ले लेते हैं, पूजा के टाइम पे नारियल का बहुत इस्तेमाल होता है कि अगर सपोज़ तुम्हारे इसमें फेस्टिवल चल रहे हैं तो डेफिनेटली नारियल की डिमांड हाई हो जाएगी, उसके रेट बढ़ जाए फिर भी उसकी डिमांड हाई हो जाएगी, लॉ फेल। इसलिए उन्होंने बोला कि कस्टम शुड बी कांस्टेंट हियर, तो लॉ फेल हो जाएगा। दूसरा आइटम लिखा है टेस्ट एंड हैबिट्स। टेस्ट के बारे में तो आप जानते ही हो, टेस्ट ऐसा चीज़ होता है कि मतलब कैसे होता है कि कंज्यूमर जिस चीज़ को चाहता है वो चीज़ उसको चाहिए, फिर वो चीज़ उसकी हाई हो जाए या लो हो जाए, राइट, वो चीज़ बढ़े या घट जाए। जैसे कि आपको डोंट माइंड बट मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। रिसेंटली अभी हमारा कोरोना वायरस का जो स्प्रेड चल रहा है, उस स्प्रेड में आप देख सकते हो सैनिटाइज़र को देख लो, लोगों को रिक्वायरमेंट है फिर भी हाई रेट है फिर भी खरीद रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ओवरऑल, टेस्ट एंड हैबिट शुड बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं रही तो लॉ फेल हो जाएगा। हैबिट भी लोगों की मतलब कंट्रोल में रहनी चाहिए, हैबिट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, हैबिट का एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए। अगर हैबिट का एग्जिस्टेंस है तो स्मोकर को आप 500 रुपये की भी सिगरेट बेचो, पैकेट बेचो, खरीद लेगा, राइट सर, क्योंकि वो हैबिट से मतलब आदी हो चुका है, एडिक्ट हो चुका है हैबिट का। दिस इज़ व्हाट कि हम लोग उसको अभी शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वेदर कंडीशन। दोस्तों अभी वेदर कंडीशन की अगर हम बात करें तो लॉ यहाँ पे भी फेल हो जाएगा। वेदर कंडीशन शुड बी कांस्टेंट। चलो अब मान के चलते हैं कि विंटर सीज़न आ गया है, विंटर सीज़न आ गया है, ठंडी आ गई, मान लेते हैं एक पल के लिए। अब कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, चाहे वो रेट कितने भी हाई हो जाए। रेट अगर अप टू ग्रेड हाई 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 हो रहे हैं और विंटर आ रहा है तो लोग कॉफ़ी पीना नहीं छोड़ते, एटलीस्ट एक बार तो भी कॉफ़ी टेस्ट करेंगे क्योंकि सीज़न है। ओके अब सीज़न को मतलब मिस मतलब ड्रॉप नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कॉफ़ी का एन्जॉयमेंट तो करेंगे, कॉफ़ी का टेस्ट तो लेंगे। तो दोस्तों आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वेदर कंडीशन शुड ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेशनल बनाना है, फेल नहीं करना है लॉ ऑफ डिमांड को। नेक्स्ट आइटम, फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस। चलो दोस्तों अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलते हैं कि एक एक्स पर्सन है। अब एक्स पर्सन क्या देख रहा है कि एक चीज़ के रेट 100 रुपये थे, फिर उसके बाद 80 हो गए, फिर देखा उसने 75 हो गया, फिर उसने बाद देखा 70 हो गए। तो अपने को ऐसा लगेगा कि 100 से 80 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 70 हो गया, तो अपने को ऐसा लगेगा वो बहुत चीज़ें खरीदेगा, राइट। लेकिन दोस्तों उसने एक ट्रेंड देख रहा है कि वो रेट गिर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? रुक रहा है, मतलब वो खरीद नहीं रहा है, लॉ फेल हो गया। बोले क्यों नहीं खरीद रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि और रेट गिरने वाले हैं, तो वो उस मोमेंट के लिए वेट कर रहा है। तो दोस्तों फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर रहा ना तो इनिशियली आपका लॉ वैसे ही फेल हो रहा है। कैसे? 100 से 80 था, 80 से 75 था, 75 से 70 हो गया, तो रेट गिर रहे हैं फिर भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही। तो रीज़न पूछा जा रहा है, तो ही इज़ एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर द प्राइस विल फॉल अगेन, तो देन ही इज़ वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। ओके सो दिस सर दैट मोमेंट ही इज़ वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, तो दैट इट मीन्स अल्टीमेटली द लॉ इज़ गोइंग फेल। So it should not happen. There should be a constancy in the future price expectations. Just remember the one point that there should be a constancy in the future price expectation. Then only the law will be successful. Okay. Now, दोस्तों next point पे आते हैं population, age and composition. मैंने तो आपको पहले ही पॉइंट पे बोल दिया था कि there should be a constancy in the population, age and composition. Population बढ़ेगी, प्राइस कितनी बढ़ जाए, जैसे पेट्रोल का एग्जांपल दिया था मैंने, प्राइस कितनी भी बढ़ा लो आप, इसकी डिमांड बढ़नी है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब लॉ फेल हो जाएगा। इसलिए पॉपुलेशन शुड बी कांस्टेंट। ओके देन यू विल फाइंड द लॉ इज़ ऑपरेशनल, अदरवाइज लॉ विल फेल। नेक्स्ट आइटम एज एंड कंपोजिशन, उसमें क्या लिखा है दोस्तों? एज के ऊपर मैं भी बात करना चाहता हूँ कि एज ऑल्सो शुड बी कांस्टेंट। बोलेंगे सर कांस्टेंट कैसे रहेंगे, तो वैरी करेंगे, दैट इज़ वाई आई से इकोनॉमी इज हाइपोथेटिकल। ओके
हाइपोथेटिकल बेसिस पे लॉ बनाए जाते हैं। मतलब कि उस पीरियड के लिए, जैसे कि आज मैं अभी बैठा हूँ इस कैमरे के सामने बैठा हूँ आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस पीरियड में एज लोगों की उतनी है जितनी है, एकदम से सडन तो नहीं बढ़ रही ना। ओके, अब बोलेंगे एज का पॉइंट यहाँ पे क्यों आ गया, राइट। चलो मैं आपको बात करता हूँ। एज की अगर हम बात करेंगे कि लड़कियाँ अगर तो वो 10, 8, 12 साल की हो जा रही है तो मेकअप कब करती है, 15, 16 साल, 14 साल की जब होती है तब ज़्यादा मेकअप के सामान का डिमांड करेगी। एग्जैक्टली एज का इम्पैक्ट। अच्छा ठीक है, बच्चा है तो साइकिल चला रहा है, थोड़ा सा वो 12th में आ जाए या ग्रेजुएशन में चले जाए तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी। दोस्तों एज फैक्टर डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट करता है। दिस इज व्हाई एज शुड ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट, यानी यहाँ पर एज चेंज नहीं होना चाहिए, एज कांस्टेंट रहनी चाहिए। रीज़न क्या है कि डिमांड पे इन्फ्लुएंस आ सकता है एज का। हम लोग किसके वजह से इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, द लॉ इज ऑपरेशनल, वी आर लुकिंग एट द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, प्राइस ओनली। लॉ सेज प्राइस गोज डाउन, डिमांड गोज अप, प्राइस गोज अप, डिमांड गोज डाउन। हम इम्पैक्ट ऑफ प्राइस देख रहे हैं, तो देयर शुड नॉट बी एनी इम्पैक्ट ऑफ अदर आइटम्स जो विच वी आर लुकिंग एट ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट आइटम, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों टेक्नोलॉजी भी नहीं बदलना चाहिए। टेक्नोलॉजी बदल जाने से भी प्राइस, अगर सपोज मान के चलते, देखो आज की कंडीशन में एक प्यारा एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल फ़ोन पहले सस्ते हुआ करते थे, अब और महंगे 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 मिल रहे हैं। 35,000, 40,000, 60,000, 1 लाख, रेट बढ़ रहे, डिमांड बढ़ रही है। यानी क्या था, बोलेंगे सर ऐसा कैसा हो रहा है, रेट बढ़ रहे डिमांड बढ़ रही है। सिंपल, आपको भी, आपके पास भी उसका आंसर है। हम महंगा फ़ोन लेते हैं तो उसके फीचर्स भी वैसे ही होते हैं, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी क्वालिटी, उसकी टेक्निक्स, उसके अंदर में जो एलिमेंट्स हैं उस कंपोनेंट के अंदर, उसके जो पार्ट है उसके अंदर में बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए यूटिलिटी है। तो हायर द रेट, मोर द यूटिलिटी, हायर द रेट, तो डिमांड विल बी हाई। ओके, तो लॉ यहाँ फेल हो जाता है। दैट्स वाई द वर्ड इज़ गिवन दैट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी कॉन्स्टेंट। तो चलो दोस्तों, ये थे हमारे अजम्पशंस। अब हम आते हैं एक्सेप्शंस की ओर, राइट। अब देखो दोस्तों, जब लॉ बनता है ना इकोनॉमिक्स का, याद रखें, मैं इकोनॉमिक्स हो, आप इकोनॉमिस्ट हो, मान लेते बन जाते हैं फ्यूचर में। दोस्तों आपको बता दूँ, मैं आपको इकोनॉमिक्स बनना है तो पहले PhD डिग्री कर लो, फिर आप PhD डिग्री लेने के बाद फिलोसोफर बन जाते हो, और फिर उसके बाद आप अपनी डेफिनेशन भी दे सकते हो, राइट। चलो दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं कि जो भी इकोनॉमिक्स पहले डेफिनेशन बनाता है ना, उनको पता होता है ऑलरेडी कि उनके डेफिनेशन के कुछ लूपहोल्स हैं। अब लूपहोल्स यानी क्या, लूपहोल्स यानी एक्सेप्शंस, यानी उन्होंने जो बोली हुई बात है उनको भी पता होता है कि ये बात इन सिचुएशंस में अप्लाई होगी और XYZ सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगी। तो दोस्तों उन्होंने वही XYZ सिचुएशंस को एक्सेप्शन बोलते हैं। तो उन्होंने अपने लॉ में एजम्पशंस के साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी बताए हैं ताकि लोग इनकी डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज़ ना करें। अगर क्रिटिसिज्म होता भी है तो उनके दिए हुए इन एक्सेप्शंस में क्रिटिसिज्म होगा, राइट। तो देखते हो सर दोस्तों अभी कि हमारा ये लॉ ऑफ डिमांड फेल का होता है। अच्छा, फेल्योर क्या है लॉ ऑफ डिमांड का, प्राइस बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, ये फेल्योर है। प्राइस घटेगी डिमांड घटेगी, ये फेल्योर है। मतलब लॉ के अपोजिट जो बातें हो रही है वो लॉ का फेल्योर है, और इसी लॉ के फेल्योर पॉइंट को हम लोग एक्सेप्शंस बोलते हैं, राइट। चलो दोस्तों देखते हैं, अभी आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है एक्सेप्शन और टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो सबसे पहला अगर एक्सेप्शन की मैं बात करूँ तो पहले एक्सेप्शन की बात अगर हम करें, गिव एंड गुड लिखा हुआ है। अब गिव एंड गुड एक्सेप्शन कैसे हुआ दोस्तों, उसको समझाने के बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट में समझा दूँ। गिफेन, एक्चुअली गुड्स का नाम गिफेन नहीं है, ये रॉबर्ट गिफेन एक सर थे हमारे, यानी इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटेन के थे। रॉबर्ट गिफेन साहब ने क्या किए तो कि रिसर्च किए और एक स्टडी में उन्होंने देखा कि कुछ जगह पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे कि कौन से, रॉबर्ट गिफेन के हिसाब से गुड्स कौन सी है, इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स। इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स यानी कि जो पुअर क्वालिटी होता है, जैसे गेहूँ में अगर हम देखेंगे A ग्रेड, B ग्रेड एंड C ग्रेड। ओके, ऐसे 3 अलग अलग टाइप के ग्रेड को ले लेते हैं, D ग्रेड भी ले लेते हैं, यानी कि ऐसे लोअर क्वालिटी गुड्स। अब ऑफकोर्स A ग्रेड गुड्स रिच क्लास पीपल कंजम्पशन करता है और लोअर क्वालिटी गुड्स पुअर क्लास कंजम्पशन करता है, राइट। तो रॉबर्ट सर ने क्या देखा, जो लेबर है, लेबर क्लास है, ये लोग इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स को कंज्यूम करते हैं। अब इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स इनका पहला प्रेफरेंस होता है क्योंकि इनकी इनकम कम होती है और इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स के रेट भी कम होते हैं, राइट। तो दोस्तों मान लेते हैं कि इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स का रेट है 10 रुपये, 10 रुपये केजी का है, मान लेते हैं एक पल के लिए। तो इन्होंने 100 किलो खाना है महीने में, तो 100 किलो इंटू 10 यानी 1000 रुपये का इन्होंने बाइंग करना है, महीने के गेहूँ का पकड़ लेते हैं, राइट। अब बोलेंगे सर 100 किलो बहुत बड़ी फैमिली है, मान लेते हैं एक पल के लिए। दोस्तों एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को क्रिटिसाइज मत करो, ओके, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के एंगल से देखो। तो 100 किलो इंटू 10 यानी 1000 रुपये का ये लोग गेहूँ खा रहे, ओके, नो डाउट। अब मान लेते कि गेहूँ के रेट आधे हो गए, यानी कि 10 रुपये का जो गेहूँ था वो अब 5 रुपये में मिलने लग गया।
तो क्या आप ये 100 किलो खाएंगे? अगर ये 100 किलो खाते हैं तो अभी 100 × 5 यानी 500 रुपये हो जाएंगे, यानी इनके 500 बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये वैसा नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं, वो गेहूँ तो लेते हैं, मतलब कि रेट कम होने से उन गेहूँ की डिमांड नहीं बढ़ाते, वो क्या करते, उल्टा डिमांड कम कर देते हैं। यानी पहले 100 किलो लेते थे, अब 50 किलो लेंगे, तो अब क्या रेट होगा, 50 × 5 के रेट से मिलेगा गेहूँ, तो 50 × 5 यानी 250 रुपये हो गए। तो दोस्तों अभी इनकी बाइंग 250 की होगी, और जो 750 यानी महीने के बजट में से जो 750 रुपये इनके बच जाएंगे, इन 750 से ये सुपीरियर गुड्स लेते हैं। तो ऐसी रिसर्च हमारे रॉबर्ट गिफेन ने करी है। सर रॉबर्ट गिफेन ने जो रिसर्च करी है, इस रिसर्च के मुताबिक आपका लॉ ऑफ डिमांड यहाँ फेल होता है। बोले कैसे? क्योंकि इन्फीरियर क्वालिटी की जब रेट डाउन हो गए, 10 से 5 आ गए, तो इन्फीरियर की डिमांड 100 से 200 होनी चाहिए थी, लेकिन 100 से 50 हो गई, यानी यहाँ पर डिमांड गिर गई, प्राइस गिरी, डिमांड भी गिर गई। तो दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट सर का जो पॉइंट था वो इनके एक्सेप्शन में काउंट होता है। तो रॉबर्ट गिफेन के डेफिनेशन मतलब पॉइंट पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट पे आते हैं एक्सेप्शन के। सेकेंड पॉइंट उन्होंने लिखा है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस। ये तो जस्ट अभी हमने अजम्पशन में देखा है। दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड के अंदर मैं एक और प्यारी बात बता देता हूँ। जो अजम्पशंस है ना, वहाँ पे हमने देखा था कि इट शुड बी कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, बस एक्सेप्शन में लिख दो व्हेन इट नेवर रिमेन कांस्टेंट। जब ये बातें कांस्टेंट नहीं रहती तो लॉ सीधे फेल हो जाता है। तो उन्होंने वही वाला पॉइंट अजम्पशन से उठा के यहाँ लिख दिया है कि प्राइस एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि मान लेते हैं कि अभी एक चीज़ 10 रुपये की थी, फिर 20 की हो गई, फिर 30 की हो गई, तो कंज्यूमर क्या देख रहा है, प्राइस बढ़ रही है। तो ऑफकोर्स लॉ के हिसाब से उसने खरीदना नहीं चाहिए, कम खरीदना चाहिए क्योंकि रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन वो क्या देख रहा है कि 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गई, 30 से 40 हो गई, और ये देख रहा है कि आने वाले समय में और बढ़ेगी। तो वो क्या कर रहा है, 10 से जैसी 20 हो गई, 20 से जैसी 30 हो गई, वो अभी खरीद रहा है। जैसे गोल्ड के मामले में होता है, गोल्ड के रेट जैसे जैसे अप हो जाते हैं तो लोग का बाइंग बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि गोल्ड के रेट बढ़ रहे, खरीदो खरीदो खरीदो, लोग खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि 30 का गोल्ड 40 हो गया, तो 40 का अब 60 होने वाला है, तो 40 को खरीद लो। यानी कि बढ़ते हुए रेट पर उन्होंने बाइंग कर दिया, डिमांड कर दिया। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अगर इनके दिमाग में चल रहे हैं तो लॉ फेल हो जाता है। दोस्तों तीसरा एक्सेप्शन देखिए, प्राइस इल्यूजन और कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस। अब प्राइस इल्यूजन क्या है, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है प्राइसेस में, यानी कि वो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं सब्जी मार्केट में जा रहा हूँ, मैं टमाटर खरीदता हूँ, 10 रुपये किलो के रेट चल रहे थे, लास्ट वीक मैंने ख़रीदा था, इस वीक गया मैं तो इस वीक उसके रेट 12 चल रहे थे, अगले वीक में उसके रेट 15 चल रहे थे। तो दोस्तों एक्चुअली कंज्यूमर को अगर ये डिस्टेंस में वो प्राइस मूव ऑफ हो रही है, अब प्राइस तो टमाटर है कम ज़्यादा होती ही रहती है, तो लोगों को इनके पास हिस्ट्री नहीं रहती है। हमारे घर की औरतों को छोड़कर, सब्जी के मामलों में घर की औरतों को छोड़कर आदमी लोगों के पास हिस्ट्री नहीं होती है सब्जी मार्केट की। तो उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, भाई हाँ चलो 10 का था क्या, 12 हो गया क्या, कोई बात नहीं भैया 5 किलो लेता था 5 किलो ही देना। अच्छा ठीक है 12 का 17 हो गया क्या, भैया 5 किलो ही देना, क्योंकि वो आदमी खरीद रहा है। तो ऐसे वक्त ऐसे लोगों को प्राइस इल्यूजन होती है कि रेट कभी बढ़ते रहते घटते रहते बढ़ते रहते घटते रहते हैं। तो दे नेवर फोकस ऑन द प्राइस, दे जस्ट गो ऑन बाइंग देयर रिक्वायर्ड क्वांटिटी व्हाट दे बेसिकली परचेज्ड। ओके, तो दोस्तों ये है प्राइस इल्यूजन। और उसका होता है साइकोलॉजिकल बायस। साइकोलॉजिकल बायस का मतलब बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों, क्या होता है कि जितनी महंगी चीज़ रहेगी उतनी गुड्स की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। ये आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है जब चीज़ के रेट हाई होते हैं। तो आप सोचते हो महंगी है तो अच्छी है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर रेट चीज़ के रेट डाउन है, चीज़ का रेट सस्ता है तो आप नहीं खरीदते क्योंकि उसकी डिमांड गिर गई। क्यों नहीं खरीदे, तो आपने सोचा अरे सस्ता है तो क्वालिटी भी पुअर होगी। यानी यहाँ पर आपके सामने एक साइकोलॉजिकल बायस क्रिएट हो रहा है। तो ये एक्सेप्शन में काउंट हो गया दोस्तों। अगर ऐसा साइकोलॉजिकल बायस दिमाग में चलते रहेगा तो डेफिनेटली लॉ तो फेल ही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील। आर्टिकल्स यानी गुड्स, स्नोब अपील यानी क्या, राइट। अब दोस्तों बहुत बार ऐसे होता है कि भाई साहब ने महंगी वॉच पहनी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, भाई साहब के पास महंगी कार है मेरे पास भी होनी चाहिए, भाई साहब के पास फलाना गुड्स है मेरे पास भी होनी चाहिए, सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहनी है मैं भी पहनूंगा, राइट। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है स्नोब अपील जो हो रही है, इसमें रेट का कोई कंसर्न ही नहीं होता है, बस उसने पहनी है, उसके पास है, उसने ली है। जैसे घर की औरतें बोलते हैं कि बाजू वाली के पास वो चीज़ है तो मेरे पास भी ये चीज़ होना। तो दोस्तों ये जो इम्पैक्ट है ना, ये प्राइस का इम्पैक्ट नहीं है, ये स्नोब अपील हो रही है, जो इनडायरेक्ट अपील हम बोलेंगे, जिसको डायरेक्ट मतलब अट्रैक्ट कर रहा है डिमांड के लिए। यानी चीज़ के रेट भले ही महंगे हैं, मुझे इसलिए होना क्योंकि बाजू वाले के पास है या XYZ के पास है।
तो दिस इज़ व्हाट आपका लॉ यहाँ फेल होता है, तो ये लॉ का एक्सेप्शन में आता है दोस्तों। नेक्स्ट इज़ व्हाट प्रेस्टिजियस गुड्स। अब प्रेस्टिजियस क्या होता है? अब ये दूसरे के पास है कि वो वाली चीज़ नहीं है, ये अपील वाली चीज़ नहीं है। ये क्या चीज़ है? हाँ, मैं गोल्ड पहनूंगा, मेरे गले में अगर 50 तोला पहना हुआ है तो लोग मुझे देखेंगे और लोग मुझे बड़ा आदमी समझेंगे। मेरे हाथ में ब्रेसलेट होना, मेरे पास मर्सिडीज़ होना, मेरे पास BMW होना। तो दोस्तों ये जो चीज़ें आप डिमांड कर रहे हो ना, जस्ट ओनली बिकॉज दैट गुड्स हैविंग प्रेस्टीज, दैट्स गुड्स आर कंसिडर एज अ प्रेस्टिजियस आइटम। तो एवरी पीपल ऑफ वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्स आई कैन से लाइक they usually demand the rich class, high class goods just because it's prestige, not because of the price. The law of demand for the prestigious goods always goes fail. You know, this is what we say exception to this point. Next, तो दोस्तों अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोरेंस। ओके, अब इग्नोरेंस एक्सेप्शन कैसे हुआ? दोस्तों मेरे ऐसे कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो यूजुअली मैं प्राइस की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करता, प्राइस को इग्नोर करता। यानी कि अगर मेरे सामने कोई हायर रेट गुड्स आ जाए और अगर मेरी विलिंगनेस एंड डिज़ायर है कि मुझे उसको लेना ही है, तो मैं प्राइस को कंसीडर नहीं करता, प्राइस को इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन डिमांड कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर ऐसा देखा जाए कि अगर प्राइस इग्नोर, बहुत बार हमारे कंट्री पर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, क्या करते हैं वो, राइट? फॉरेन टूरिस्ट जब हमारे इंडिया में आते हैं या फिर इंडिया के टूरिस्ट फॉरेन में जाते हैं, तो वहाँ की प्राइसेस को हमारे इंडियन टूरिस्ट इग्नोर कर देते हैं, राइट? वहाँ के टूरिस्ट अगर इंडिया में भी आ जाते हैं तो इग्नोर कर देते हैं प्राइसेस को, क्योंकि वो आए हैं घूमने के लिए तो उसका वो एंजॉयमेंट करके ही जाएंगे। तो दोस्तों इग्नोरेंस इज़ लाइक दिस। अगर ये फैक्टर एक्टिव रहा तो तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड है ना ऑपरेशनल नहीं हो सकता। लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? फेल, क्योंकि इग्नोरेंस के चक्कर में हाई प्राइसेस में भी डिमांड क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ, ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हुआ। तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेंज इन द क्वान्टिटी क्वालिटी। चेंज इन द क्वालिटी पे आते हैं दोस्तों। अब ये एक्सेप्शन कैसे हुआ? चेंज इन द क्वालिटी। इमेजिन द वर्ल्ड, राइट? वाई यू परचेज द एप्पल फोन? The two things may be there. The one, it is a most recommended brand in world, and second one is because of its quality. Got it? It is, even if it is of higher rate, you people go and buy it. You know why? Because of its quality. This is what we many time we people have saw the thing like कि जब कोई चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो वो चीज़ का रेट अगर हाई भी हो तो उस चीज़ को हम हाई रेट में भी खरीद लेते हैं। जैसे कि रईस लोग नॉर्मली हाई क्वालिटी गुड्स को खरीदते, इवन द प्राइस ऑफ गुड्स इज़ हाई। ओके, तो दोस्तों ये है हाई क्वालिटी आइटम। तो लॉ ऑफ डिमांड का ये फेल्योर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फैशनेबल गुड्स। इसके बारे में बोलने का मतलब ज़्यादा कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। यूजुअली एंड जनरली आप ये समझ चुके होंगे कि फैशनेबल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक्सेप्शनल कैसे हुआ। दोस्तों व्हाट हैपेंस मेनी टाइम्स, the fashion comes in trend, right? When fashion comes in trend, obviously and 101% what happened, price always remain high at initial stage of the fashion. तो जब उसके रेट हाई रहते हैं फैशन की स्टेज में, जब वो फैशन अपग्रेड हुआ है, मार्केट में न्यू आया है और उसके रेट क्या है? हाई है, तो क्या आप हाई रेट में वो गुड्स को नहीं खरीदोगे? आप डेफिनेटली आप खरीदोगे, बिकॉज इट इज़ इन फैशन। तो जब वो फैशन में रहता है तब उस वक्त के रेट भी उसके क्या रहते हैं? हाई। दिस प्रैक्टिस आई कैन टेल यू इन योर बिहेवियर वाइल परचेसिंग मोबाइल फ़ोन। दोस्तों आप मोबाइल फ़ोन कौन सा लेते हो? सेकेंड हैंड, बहुत पुराना वाला या आउटडेटेड वाला? नो। जब भी कोई नया कंज्यूमर मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहता है तो वो हमेशा लेटेस्ट मोबाइल जो मार्केट में चल रहा है या मार्केट में वो ट्रेंडी है वही आइटम्स वो ख़रीदना चाहेगा, चाहे उसका रेट हाई क्यों ना हो। वो जुगाड़ जमा लेगा, घर से कैश लाएगा, दोस्त को उधार मांग लेगा, थोड़ा पैसा इंक्रीज़ करके उस गुड्स को ज़रूर लेगा, बिकॉज वो मोबाइल फ़ोन उस वक्त के फैशन में है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई से लाइक कि दिस आर द एक्सेप्शंस। अगर ये एक्सेप्शंस है तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, और वो अजम्पशंस है तो लॉ ऑफ डिमांड सक्सेसफुल हो जाता है। अजम्पशंस यानी सिचुएशंस मान के चलते हैं कि ये परफेक्ट है, इसमें लॉ ऑफ डिमांड आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आपकी अगर कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस लाइक व्हाट, कि जहाँ पर आपका प्राइस हाई होने के बाद भी डिमांड हाई रहता है, प्राइस लो होने के बाद भी डिमांड लो रहता है, तो ये लॉ का सीधा फेलियर हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझा होगा और आपको इसके बाद भी कुछ हमारे लेक्चर समझेंगे और हमारे साथ जुड़ते रहिए। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि स्टडी वॉलेट हमारी एप्लीकेशन है, प्लीज़ डाउनलोड इट। अभी फ्री में चल रहा है, फ्री में सब मिल रहा है और आप इसको डाउनलोड कर ही लीजिए, क्योंकि ये आने वाले साल में भी फ्री मटेरियल प्रोवाइड करेगा। तो स्टडी वॉलेट ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें और हमारे साथ हमारे वीडियो लेक्चर्स में जुड़िए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।